मैं बड़े रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ आप लोग के लिए। ये वीडियो है क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। जो पहला चैप्टर है आपका एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर में आपको ये जानना है कि हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन वो समाज के लिए है या फिर खुद के लिए है या फिर पैसे कमाने के लिए है या फिर पैसे कमाने के लिए नहीं है। तो मुझे ये जानना है कि इस चैप्टर में हमें ये बताएगा कि ये पैसे कमाने के लिए है या फिर नहीं। तो ये चैप्टर बताता है कि ये गैर व्यापारिक है, मतलब इसमें व्यापार नाम का कोई चीज है ही नहीं, ये सेवा भावना से खोला गया है। ठीक है, मींस दैट ऐसी संस्था जिनकी स्थापना लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए खोली गई हो, उसे हम अलाभकारी संस्था कहते हैं। मींस दैट कि वो गैर व्यापारिक है, वो व्यापार का काम नहीं करता है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी संस्था हो सकती है जो लाभ कमाने के लिए नहीं, सेवा समाज के लिए की गई हो। तो वैसी संस्था बता रहा हूं आपको, एग्जांपल में दिख रहा होगा आपको स्कूल, जैसे कि शैक्षिक संस्थान। मान लीजिए स्कूल, तो स्कूल क्या है? एक शैक्षिक संस्थान, यहाँ पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे व्यापार नहीं होता है, यहाँ पे व्यापार नहीं होता है। उसी तरह मंदिर व्यापार नहीं है। ठीक है, ये भी सेवा देने का कार्य करता है, समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ये भी क्या है? समाज के कल्याण के लिए गैर व्यापारिक संस्थान है। ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब यानी खेल कूद का मैदान, जैसे बहुत जगह होगा कि आप लोग फ्री में जाते होंगे, उस क्लब में खेलते होंगे, आपको कोई चार्जेस वहां पे वगैरह नहीं करनी होती है। तो वो समाज के कल्याण के लिए है, ताकि वो बच्चे वहां खेल सके, घूम सके। बहुत जगह देखते होइएगा कि आप लोग के लिए पार्क बना हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां जाते हैं, समाज के कल्याण के लिए। वहां कोई चार्जेस नहीं लग रही आपको, बिल्कुल फ्री। आप पढ़ रहे हैं, वहां पे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं। ठीक है, उस तरह हॉस्पिटल भी समाज के कल्याण के लिए होता है, इसे भी गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। ये भी लाभ कमाने के उद्देश्य के लिए नहीं खोली जाती है, ये भी सेवा प्रदान के लिए खोली जाती है। उसके बाद है लाइब्रेरी, जहां आप पढ़ सकते हो। तो ये भी लाइब्रेरी, पुस्तकालय, ये भी आपके लिए सामाजिक संस्थान के लिए ही है, ये समाज के कल्याण के लिए है, ताकि समाज आगे बढ़े और आप भी आगे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये तो पता चल गया आपको कि हम लोग जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जो एनपीओ बना रहे हैं, ठीक है, ये तो समाज के कल्याण के लिए, लेकिन किस तरीका से, यानी किस स्टेप से बनेगा ये, जो हम समाज के कल्याण के लिए समझे। तो ये चीज आपको जानना है कि इसमें तीन तरीका से बनाई जाती है। 3 टर्म है इसके अंदर अकाउंटिंग का। कौन कौन सा है? तो रिसीव एंड पेमेंट है। पहला जो टर्म दिख रहा है आपको रिसीव एंड पेमेंट का। दूसरा दिख रहा है एक्सपेंडिचर और इनकम का। तीसरा दिख रहा है वो आपका है लायबिलिटीज और एसेट्स का। ये क्या बता रहा है, तीनों समझिएगा। तो समझिए कि कोई भी चीज आप करते होइएगा तो क्या उसका लेखा जोखा नहीं करते होइएगा? बिल्कुल करते होइएगा। तो लेखा जोखा अगर कर रहे हैं तो क्या वो सिस्टमेटिक है भी या नहीं, ये चीज भी मायने रखता है। अगर नहीं है सिस्टमेटिक तो सिस्टमेटिक करना आपका काम है, क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो यही चीज तो सिखा रहा है यहाँ कि किस तरह से हम सिस्टमेटिक वर्क कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक वर्क करने के लिए आपको आना पड़ता है 3 स्टेंजा पर। तीनों स्टेंजा वर्क करेगा आपके लिए और एक प्रॉपर एनपीओ बना करके देगा। मतलब ऐसी संस्थान जो समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, किसी सदस्य के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, वैसी संस्थान के लिए एक अकाउंटिंग टर्म भी होनी चाहिए। तो वो 3 अकाउंटिंग टर्म है आपका। बिल्कुल, ये कैसे बनेगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। और एक चीज और, कभी भी थ्योरी पढ़िए अकाउंट्स का तो प्रॉपर वे में पढ़िए। एक बार नहीं समझ में, 2 बार पढ़िए, 2 बार समझ में नहीं आया 3 बार पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू पढ़ते रहिए। तो मैं बता रहा था कि थ्योरी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं होगा अकाउंट्स का। तो कोई भी चीज अगर क्लियर करना है तो उसके लिए आपको थ्योरी को बारीकी से पढ़ना होगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होगा। और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए कि अकाउंट्स बहुत हार्ड है, बिल्कुल आसान है अकाउंट्स। और बहुत जल्दी आपसे क्वेश्चन भी बनेगा। मैं क्वेश्चन बनाने का भी तरीका आपको बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा ये समझ लीजिए। पहले तो मैं आपको थ्योरी समझा दूं, फिर क्वेश्चन पे भी आता हूं। तो थ्योरी में क्या कहता है, आपको कौन कौन सी पॉइंट्स पे थोड़ा सा अपना नजर गराए रखना है वो समझिएगा। कौन कौन सा वो पॉइंट होगा आपके लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो डिफिनीशन होता है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसको डिफिनीशन कम से कम आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। डिफिनीशन पढ़ ले रहे हैं, उसको समझ ले रहे हैं, तो वो पता चल गया वो क्या है। ठीक है, अब दूसरा बात आता है उसका उद्देश्य, आखिर किस पर्पस के लिए वो बनाया गया है। ठीक है,
तो पर्पस भी आपको जानना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए वो बनाया गया है, इसके पीछे पर्पस क्या है। अगर ये पर्पस भी आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेते हैं तो आपको ज्ञान हो जाएगा किस तरीका से बनेगा। ठीक है, अब प्रोसेस की बात आती है भाई कि क्या प्रोसेस होगी इसकी बनाने के पीछे। ठीक है, कैसे बनेगा ये। ठीक है, तो ये सारे चीज आपको देखना होगा कि कैसे बनेगा, किस आधार पे बनेगा, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और लास्ट में निष्कर्ष क्या निकलेगा ये भी आपको देखना होगा। ठीक है, तो चलिए समझ लीजिए कि रिसीव एंड पेमेंट है क्या। जो पहला पॉइंट मैंने बताया है रिसीव एंड पेमेंट का, वो समझ लीजिए कि आखिर है क्या रिसीव एंड पेमेंट। क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या कहता है रिसीव एंड पेमेंट, ये कहता है कि यह एक वास्तविक खाता है। कैसी खाता है ये, वास्तविक, मीन्स दैट ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट किसको आप कहते हो, जिसको आप रियली में देख रहे हो, ठीक है, और छू रहे हो, वो वास्तव है। ठीक है, उसी को आप वास्तविक खाता कहते हैं, यानी रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कौन है भाई, तो सारा का सारा मान के चलिए दिन रात आप उसी पे ही डिपेंडेंट है, वो कौन हो सकता है, जी हाँ, वो कैश अकाउंट है। बिल्कुल, ब्रोकर जो है आपका, कैश जो है आपका रियल खाता है, यानी रियल अकाउंट है। वो वैसा अकाउंट है जो लिक्विडिटी फॉर्म में एनी टाइम वर्क करता रहता है। कभी पॉकेट में होगा, कभी हाथ में होगा, कभी बैंक में होगा, कभी झोले में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा होता है। ठीक है, तो वो जो आप वो किस पे बनेगा, तो हमेशा वो किस बेसिस बनेगा, तो कैश के बेसिस पे बनेगा, क्योंकि यह क्या है, वास्तविक खाता हमारे रोकर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, रोकर को। चलिए अब बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। तो ये किसको दर्शा रहा है भाई, ये तो बता दिए हमने कि ये हमारा कैश को दर्शा रहा है। ठीक है, यानी कि ये कैश पे काम करना चाहता है, क्योंकि ये रियल अकाउंट पे काम कर रहा है। तो रियल अकाउंट से रिसीव एंड पेमेंट कैश के लिए ही इस्तेमाल होता है। क्लियर। आय व्यय खाता, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर रहा है। ये भाई कहां से आ गया, कौन सा खाता इसमें जुड़ा पड़ता रहता है, वो देखना पड़ेगा आपको। तो ये कहता है कि ये नॉमिनल अकाउंट को दर्शाता है। नॉमिनल अकाउंट कौन है भाई, तो नॉमिनल अकाउंट है आपका नाम मात्र खाता, वैसा खाता जो नाम मात्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो सारे खाते नॉमिनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बिल्कुल सही, नॉमिनल कहलाते हैं। आपको नॉमिनल क्या होता है, रियल क्या होता है और पर्सनल क्या होता है, ये तीनों मैंने 11th में पढ़ाई थी, और 11th का वीडियो मैं फिर बनाऊंगा भी। ठीक है, आप लोग के लिए वीडियो और आएगा, 11th का भी आएगा, 12th का भी आएगा, बहुत सारे वीडियोस आएंगे अभी। ठीक है, तो बने रहिए। अब समझिए कि आगे क्या कहते हैं। आगे कहता है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो जान गए कि ये नॉमिनल अकाउंट पे आधारित होता है। तो नॉमिनल अकाउंट है क्या, वो 11th के चैप्टर में आपको बताऊंगा, 12th पढ़ा रहा हूं। तो आगे कहता है लायबिलिटीज एंड एसेट्स। नेक्स्ट टर्म बता रहा है क्या आपको, लायबिलिटीज एंड एसेट्स को बता रहा है। तो भाई है क्या, तो ये दर्शा रहा है आपको संपत्ति और दायित्व की बात कर रहा है। संपत्ति और दायित्व है क्या, तो जो आपने अर्ज किया है और जो आपने किसी से लिया है और वो देना बाकी है, तो किसी से लिया है और देना बाकी है, तो वो आपके लिए दायित्व हो जाता है, यानी कि वो लायबिलिटीज हो जाता है। लेकिन जो आपने सामान खरीद लिया है, वस्तु ले लिया है, ठीक है, वो वस्तु आपका है लंबे समय के लिए या छोटे समय के लिए, वो सारा संपत्ति है। क्या है वो, एसेट्स है। क्या है वो, एसेट्स है। क्लियर। तो आप समझ गए कि रिसीव एंड पेमेंट कौन सा अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है। और रिसीव का मतलब क्या होता है, आना, यानी कैश का आना, और पेमेंट में कैश का जाना। क्लियर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या है, तो हम जो कमाते हैं, जो हम कमाते हैं, इनकम करते हैं, पैसा आता है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट के फॉर्म में, तो वो पैसा आना हमारे लिए इनकम होता है। पैसा चला गया तो वो एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, दोनों में यही भिन्नता है। तीसरा था संपत्ति और दायित्व की बातें। तो तीनों टर्म तो आपको बताए हैं अभी हम कि तीनों है क्या, तो तीनों के बारे में आपको हम बता दिए कि तीनों है क्या। और ये भी चीज देख लीजिए कि क्वेश्चन जब भी बनाने जाइएगा तो टर्म जो होता है, बिल्कुल 11th में जो आप लोग फाइनल अकाउंट पढ़े थे ना, बिल्कुल उसी का ये कुछ भिन्न अंग है। ठीक है, थोड़ा लार्ज स्केल पे आपको दिखाई जा रही है। ठीक है, तो ये कहता क्या है, रिसीव एंड पेमेंट मतलब रिसीप्ट जब भी बनेगा कॉलम तो वो डेबिट साइड में बनेगा, और पेमेंट जब भी बनेगा कॉलम वो क्रेडिट साइड में बनेगा। क्लियर।
अब इनकम एक्सपेंडिचर में भी वही चीज है, एक्सपेंडिचर जो है वो डेबिट साइड में बनेगा और इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में बनेगा। क्लियर? लायबिलिटीज एंड एसेट्स की बात करते हैं तो आपका जो लायबिलिटीज है वो डेबिट साइड में रहेगा और जो एसेट्स है वो क्रेडिट साइड में रहेगा। दिख रहा है? तो मैं पहले ही लिख दिया हूं कि कौन कौन साइड में रहेगा। इस चीज को आपको याद करना होगा कि कौन कौन से चीज में रहेगा। और दूसरी बात, फॉर्मूला जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है। इसलिए मैं इसके बाद आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, डिस्प्ले पे दिखेगा फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को देख करके ही आप आगे क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला उसको याद करना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला में क्या क्या होता है नहीं होता है, वो सारा आपको डिस्प्ले रहेगा, आप देखते रहिए रेगुलर। आपको फॉर्मूला बता रहे थे कि फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है? चलिए, तो इस फॉर्मूला में क्या देखना है, तो हमें इस फॉर्मूला में कॉलम देखनी है कि कितनी कॉलम होती है कोई भी फॉर्मूला में। ठीक है, तो कॉलम कितनी है नहीं है ये सारी चीज देखनी है। और कोई फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले, कॉलम करने से पहले उसके ऊपर हेडिंग क्या जाता है उस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो कोई भी फॉर्मूला शुरू करने से पहले वो हेडिंग में क्या लिखाएगा वो सारा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कि सबसे ऊपर जो लिखा है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, उसके नीचे किस ईयर के लिए बन रहा है। तो जाहिर सी बात है ईयर का मतलब ही अकाउंट्स में होता है कि समाप्त होगा तभी अकाउंटिंग शुरू होगा, यानी कि वो अकाउंटिंग तभी दर्शा पाएगा जब वो ईयर समाप्त हो जाएगा, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भाई इस साल में कौन कौन से घटना से प्रेरित हुए हैं, चाहे कौन कौन सा मुस्कुराहट की वजह आई है हमारे कमाई में, तो वो सारे चीजों को ये बताएगा। ठीक है, तो डेबिट साइड में सबसे पहले देख लेते हैं कि डेबिट पक्ष में कौन कौन रहेगा। तो डेबिट पक्ष में कौन कौन रहेगा, तो डेबिट पक्ष में कौन रहेगा, उसके बाद उसका कॉलम होगा कि उसके अमाउंट में कितना अमाउंट आएगा, उसके बाद पेमेंट आ जाएगा उसके बगल वाला, फिर बगल में उसके आ जाएगा क्रेडिट अमाउंट। चलिए, तो क्रेडिट अमाउंट यानी पेमेंट की बात करता है वो। चलिए डेबिट की बात हम लोग कर लेते हैं। तो डेबिट में लिख रहा है फॉर्मूला में कि सबसे पहले बैलेंस वाला पैसा आपको दिखानी है। कौन सा पैसा? बैलेंस वाला पैसा, यानी कि पहले से भी तो कुछ पैसा होगा। हाँ जी, पहले से पैसा रहता है तो भी हम मम्मी पापा से मांग लेते हैं, ऐसा थोड़ी है कि रहता है तो बोलते नहीं मेरे पास है, ऐसा कोई नहीं करता। सब कहता है कि अपना दवाई रखेंगे और पैसा अर्ज कर लेते हैं, चाहे वो मम्मी से हो, भाई से हो, बहन से हो या पापा से हो, अर्ज करता ही रहता है। उसी तरह यहाँ भी पहले भी पैसा होता है कुछ न कुछ, उसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस, चाहे वो कैश में हो चाहे वो बैंक में हो, दोनों पहलू में हो सकता है, यानी कि कैश में भी हो सकता है और बैंक में भी हो सकता है। ठीक है, तो वैसा पैसा होगा सबसे पहले उसको टू बैलेंस बीडी नाम से दर्शा दीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, दिख रहा है आपको। दूसरा है सब्सक्रिप्शन, चंदा जो भी होगा, सबसे मतलब चंदा, चंदा जो भी होगा, ठीक है, वो आपका चाहे वो लास्ट ईयर का हो, चाहे वो करेंट ईयर का हो या फिर नेक्स्ट ईयर का हो, हम दिखाएंगे यहाँ पे कैलकुलेशन करके। ठीक है, उसके बाद है डोनेशन, दान वगैरह, तो जो भी जनरल डोनेशन हो या नॉर्मल डोनेशन हो वो सभी को हम रिसिप्ट में दिखाते हैं, जनरल हो या नॉर्मल हो सभी को हम कहाँ दिखाएंगे? रिसिप्ट में दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये भी रिसिप्ट की ही बात करता है, इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे? रिसिप्ट में ही दिखाएंगे। जो रिसिप्ट का है उसको रिसिप्ट में ही रखिएगा, तभी फॉर्मूला याद होगा और तभी क्वेश्चन बन पाएगी, नहीं तो अगर मिक्स कर देते हैं दोनों को तो नहीं बन पाएगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है लिजेसीज, ये लिजेसीज भी आपको ये भी रिसिप्ट के तौर पे दिखाई जाती है, इसको भी रिसिप्ट में ही लिखिएगा। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फी, इसको भी डेबिट में ही लिखिएगा। फी नाम से जुड़ रहा है, डोनेशन नाम से जुड़ रहा है, तो आपको नाम से ही पता करना है कि ये क्या है, रिसिप्ट की बात कर रहा है, यानी फी की बात कर रहा है। फी जो भी है जिसके पीछे, जिसके आगे पीछे फी लग गया, समझ लीजिए कि वो आपके लिए क्या हो गया हुआ है, यानी कि वो रिसिप्ट हो चुका है, तो उसको रिसिप्ट से ही प्राप्त कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कहता है
मेंबरशिप फी। तो मेंबरशिप दो तरह का है, एक है लाइफ मेंबरशिप फी, मतलब पूरे उम्र के लिए वो फी पेड कर चुका है, लाइफ मेंबरशिप उसमें ले लिया है। एक होता है कि मेंबर बनने के लिए हमने फी दिया है, तो वो फी कोई हमको दे रहा है, हम ऐसा संस्था खोले हुए जिसमें हमको इसी फी की प्राप्ति हो रही है। तो वैसी फी की प्राप्ति हो रही तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? हाँ भाई, तो रिसिप्ट में ही लिखनी है आपको, ठीक है। उसके बाद है इंडोमेंट फंड रिसिप्ट। अब इंडोमेंट फंड किसी भी प्रकार से आपको आए तो उसको कहाँ लिखिएगा आप? यहाँ नाम में ही लग जा रहा है रिसिप्ट, तो वो कहाँ लिख दीजिएगा आप? तो रिसिप्ट में ही लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है आपको रिसीव ऑन स्पेशल फंड। जैसे कि स्पेशल फंड किसको कहिएगा? तो दिख रहा है आपको फॉर्मूला में, स्पेशल फंड है प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी हो सकता है, तो कम से कम जो दिया उसको तो याद कीजिए, और तो बताएंगे तो और मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो जितना दिए हैं उतना याद कीजिए पहले, फिर और भी आपके लिए लाऊंगा मैं ऑप्शंस। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी प्रवेश शुल्क। भाई हाँ जी, एंट्रेंस फी आप रिसीव कीजिएगा। ऐसी संस्था आप खोल के रखे हैं जिसमें आपको इस तरह का फी को कलेक्ट करना है, यानी कि रिसिप्ट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम लेक्चर्स एंड कंसर्न। तो लेक्चर से जो भी इनकम हो रही है, ठीक है, वो सारे पैसे कहाँ आएंगे? रिसिप्ट में आएंगे। अब नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम इंटरटेनमेंट, यानी इंटरटेनमेंट से जो भी पैसे आ रहे हैं वो कहाँ लिखेंगे? हाँ भाई, तो लिखिए ना रिसिप्ट में, कौन रोक रहा है? आगे अब ये कहता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। हाँ भाई, पुराने अखबार सबके घर में होता है और बेचता भी रहता है लोग, तो आप भी बेचिए ना। पैसा आएगा कि जाएगा? बिल्कुल पैसा तो आना ही है, ठीक है। नया नहीं बेच दीजिएगा, गलती हो जाएगा नहीं तो। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है लॉकर रेंट, यानी कि लॉकर रेंट। लॉकर किसके पास होगा? वही सेवा भावना का काम कर रहा है, उसके पास लॉकर है, तो क्या करेगा भाई? तो पैसा उसके आ रहा है तो रेंट क्या करेगा? वसूली करेगा, तो वो ले लेगा पैसा, यानी कि रिसिप्ट में इसको भी दिखाएगा। उसके बाद है रिसिप्ट फ्रॉम शो। अगर आप कोई शो होस्ट कर रहे हैं, उससे कुछ आ रही है तो वो भी पैसा हम क्या करेंगे? हाँ भाई लीजिए ना, मना कौन कर रहा है? आगे बढ़िए, आगे कहता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स। हाँ भाई, कोई भी कार्य करते हैं तो इंटरेस्ट और डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो बनता ही है इंटरेस्ट डिविडेंड, तो वो भी आप लेने में पीछे नहीं हटिएगा, इसको भी कहाँ रखिएगा? रिसिप्ट पोर्शन में रखिएगा। आगे कहता है मिसलेनियस रिसिप्ट। अब मिसलेनियस रिसिप्ट, इसके अलावा मान लीजिए कोई बचा कुचा भी रह गया है तो उसको भी आपको लेके जमा पूंजी कर देना है, किधर? रिसिप्ट के एरिया में, ठीक है। उसके बाद कहता है सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर। बेच दीजिए जब काम नहीं है फर्नीचर का, तो चाहे वो ऑफिस का हो या घर का हो, ठीक है। तो अगर बेच दे रहे हैं तो क्या होगा? पैसा आएगा। क्या होगा? पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो आप कहाँ लिखिएगा? बिल्कुल रिसिप्ट में लिखिएगा। उसके बाद है सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। हाँ भाई, बहुत पुरानी खेल कूद की सामान आप लोग खरीद लेते थे पहले के जमाना में, लेकिन अब नहीं, आपसे उसको रखा जाता है तो आप क्या करते हैं? उसको बेचने लगते हैं, ठीक है। पुरनका साइकिल खरीदे थे चलाने के लिए, मम्मी पापा बड़ा शौक से खरीदे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब उसमें गियर लगा चाहिए, बैटरी लगा चाहिए, तो पुरनका को क्या कीजिएगा? बेचबे ना कीजिएगा, तो बेच दीजिएगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? बिल्कुल आएगा। तो आएगा तो कहाँ लिखिएगा? बिल्कुल रिसिप्ट पोर्शन में ही लिखिएगा, और कहीं मत लिखिएगा इस तरह के पैसा को, ठीक है। उसके बाद कहता है कि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट को बेचना चाहते हैं, कहीं लगाए हुए हैं और बेचना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेचिए, उससे पैसा आएगा कि जाएगा? बिल्कुल। हम संपत्ति बेच रहे हैं, इन्वेस्ट कर किया हुआ चीज को बेच रहे हैं, तो हमारे पास पैसा आएगा ही आएगा। क्लियर है? आगे कहता है, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कहता है कि अगर हम ये सारे पैसे को लिख देंगे, ठीक है, ये सारे पैसे बिल्कुल जो रिसिप्ट में हो वो सारे को लिख देंगे। उसके बाद बात आ जाती है पेमेंट पे। भाई रिसिप्ट तो छाट लिया, पेमेंट क्या है? तो पेमेंट में आपको जिस तरह से रिसिप्ट में बैलेंस बीडी था, जिसको आप कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को बैलेंस बीडी लिख रहे थे रिसिप्ट में, उसी तरह पेमेंट में लिखिएगा आप बैलेंस बीडी। किसको? बैंक ओवरड्राफ्ट को, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपका माइनस में फिगर होता है, ठीक है, और
ओपनिंग जो होगा वो रिसिप्ट का वो प्लस में फिगर होता है, तो दोनों में अंतर होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई एक ही बीडी लिखाता है, चाहे प्रॉफिट होगा तो बीडी रिसिप्ट में होगा, लॉस होगा तो बीडी पेमेंट में होगा, किसी एक में ही होगा, दोनों में नहीं होगा। अब रिसिप्ट में था कैपिटल रिसिप्ट की बातें, अब इसमें पेमेंट में है कैपिटल पेमेंट की बातें। किस तरह की पेमेंट? तो बिल्डिंग से जुड़ा पेमेंट, बुक से जुड़ा पेमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से जुड़ा पेमेंट, कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ लीज होल्ड लैंड, फर्नीचर परचेज, इन्वेस्टमेंट, ये सारे चीजें किधर आएंगी? आपको कैपिटल पेमेंट में आएंगी। इसके अलावा प्राइस फॉर इन्वेस्टमेंट, एडवांस फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉलेशन, ठीक है, या फिर इसके अलावा पेमेंट टू क्रेडिटर, ये सारे चीज जो है वो कहाँ दिखेगा आपको? बिल्कुल हाँ, ये पेमेंट में ही दिखेगा। तो जब भी क्वेश्चन बनाइएगा इसको मिला मत दीजिएगा, मिश्री घोल के पानी में पी मत जाइएगा, इसीलिए बिल्कुल अलग अलग करके रखना है ताकि घुले भी नहीं, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा तभी नहीं घुलेगा, नहीं तो याद नहीं कीजिएगा तो वो घुलना निश्चित है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करता है रेवेन्यू पेमेंट की। कैपिटल पेमेंट के बाद बात आ गई रेवेन्यू पेमेंट। अब रेवेन्यू पेमेंट दिखा रहा है, किस चीज को दिखा रहा है ये? तो ये बोला रेवेन्यू पेमेंट कौन कौन होगा भाई, तो इसमें बता रहा है कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी पेमेंट होगा वो रेवेन्यू पेमेंट होगा। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस से रिलेटेड जो भी पेमेंट होगा रेवेन्यू पेमेंट होगा। इसके अलावा रिपेयर है, सैलरी है, प्रिंटिंग एंड स्टडी है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर है, ये सारे चीज जो है वो किस में आएंगे? रेवेन्यू पेमेंट में आएगा, ठीक है। इसके अलावा इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, पोस्टेज स्टाम्प है, होनोरियम एक्सपेंस है। इसके अलावा आपको एडवर्टाइजमेंट है, टेलीफोन चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, गार्डनिंग है, ठीक है, ये सारे चीजें किधर आएंगे? पेमेंट में आएगा, ठीक है। इसके अलावा बार एक्सपेंस है, बार परचेज है, अपकीप ऑफ लॉन्स है, चैरिटी है, ये सारा चीज किधर आएगा आपको? तो ये सारा चीज आपको आएगा पेमेंट में, ठीक है। अब है म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है, नगर निगम को जो टैक्स आप पे करते हो वो सारे चीजें। इसके अलावा प्रिंटिंग ऑफ ईएस बुक, ये सारे चार्जेस आपको पे करनी होती है, जो साल में अपनी बुक प्रिंट कराते हैं उसका पैसा आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मैच एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस, ठीक है, ये सब नाम दिमाग में रख लीजिए, सब एक्सपेंस की बात कर रहा है। तो एक्सपेंस की बात जहां करे वो पेड ही है, या पेड की बात करे तो ऑलरेडी पेड है, ठीक है, आप समझिएगा। तो इस तरह का पेमेंट जो होता है वो पैसे देने की बात कर रहा है, यानी पेमेंट की बात कर रहा है। अब बात करते हैं आगे की, तो आगे क्या बोल रहा है इसमें? तो अब आगे बोल रहा है कि एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू स्पोर्ट्स आइटम, ऐसा चीज जो स्पोर्ट्स आइटम से एक्सपेंस को जोड़ रहा हो, स्पोर्ट्स आइटम से एक्सपेंस को जोड़ रहा हो। किस तरीके से? खर्चा तो खर्चा ही होता है ना, तो खर्चा जब भी देगा तो आपको ये लेके चलना है कि हमको किधर लिखनी है वो, तो पेमेंट में ही लिखना है। निष्कर्ष आपका बिल्कुल निकलेगा अंत में, ठीक है, फॉर्मूला अगर सही है तो निष्कर्ष निकलेगा। अगर इसके अलावा भी पेमेंट आपसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, वैसा पेमेंट है जो समझ नहीं आ रहा है कि पेमेंट किधर जाएगा, ठीक है, तो पेमेंट हो उसमें लगा हुआ तो मिसलेनियस नाम से आप लिख सकते हैं उसको। तो मिसलेनियस एक्सपेंस भी होता है, तो वो मिसलेनियस एक्सपेंस पेमेंट में ही जाएगा। अब जब ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा पूरा, तब दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। बिल्कुल फाइनल अकाउंट में जैसे बनाते थे आप, अंतर देखते थे दोनों के बीच में, बिल्कुल उसी तरह यहां भी आपको अंतर देखना है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में अंतर देखिएगा, इधर भी डिफरेंस होगा, उसको बैलेंस नाम से लिख दीजिएगा। बैलेंस में क्या लिखाएगा? तो 2 में अगर कम हो गया तो 2 में ही लिखाएगा। क्या लिखाएगा? 2 बैलेंस CD। अगर बाई में बैलेंस कम हो गया तो बाई में ही लिखाएगा, कम होगा उसी में लिखाएगा, क्योंकि तभी तो बराबर होगा, ठीक है। तो अमाउंट बराबर करने के लिए काम करेंगे, तो 2 बैलेंस CD होगा, ठीक है। अगर जिधर हो जाए, बाई में आ जाए तो बाई में लिखेंगे CD, और 2 में आए तो 2 में लिखेंगे CD, ठीक है। तो जो भी कमी होगा उसको लिख के टोटल कीजिएगा, तो टोटल वो मैच कर जाएगा अमाउंट, ठीक है, और आंसर आपका निकल जाएगा फॉर्मूला के बाद, ठीक है। फॉर्मूला जब भी याद कीजिए तो प्रॉपर वे में कीजिए,
और फॉर्मूला जब याद हो जाएगी तो क्वेश्चन काफी इजी वे में बनेगा, ठीक है। और मैं बार बार बता रहा हूं आपको, थ्योरी बार बार पढ़िएगा, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़िएगा तो क्वेश्चन नहीं बनने जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में स्टेप, जो भी थ्योरी होगा उस थ्योरी में क्वेश्चंस का कुछ स्टेप्स दिया रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहती है जिसको आपको दिमाग में रख करके ही चैप्टर बनता है। अगर नहीं रखिएगा तो नहीं बनेगा किसी भी कीमत पे। इसलिए रिसीव एंड पेमेंट का फॉर्मूला बिल्कुल याद कीजिए, और याद कर लेने के बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगा वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है मैं वो बताऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन को बारीकी से बनाना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखेगा भी, सॉल्यूशन भी आपको दिखेगा, और बिल्कुल इजी वे में बनाऊंगा, आपको इजी वे में समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, प्लस लाइक भी करनी होगी, शेयर भी करना होगा, और चैनल का बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि बेल आइकन नहीं बजाइएगा तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा बना कि नहीं बना। इसलिए बेल आइकन जरूर बनाइएगा। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में क्या दूंगा तो आपके लिए मैं क्वेश्चन लाऊंगा रिसीव एंड पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो उस वीडियो के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद।